Hello friends, I am Lalchand Viskarma. Today we will discuss about the current situation of research scholar in India. बहुत दिनों से बहुत समय से रिसर्च स्कॉलर के बारे में बात की जा रही है। इवन हम लोगों ने एक सर्वे भी किया है। उस सर्वे में जो सिचुएशन है, जो स्कॉलर किन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसको लेकर हमने एक सर्वे किया। उस सर्वे में बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। उन कंप्लेंट्स के साथ साथ हम लोगों ने स्टडी की कि कैसे इस चीज़ को, उन कंप्लेन और उन जो समस्याएं हैं उनको कैसे उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, इस बारे में बहुत सोचा है और समझा है। इवन गवर्नमेंट को भी हमने एक दो बार लेटर भी लिखे हैं कि इन समस्याओं को कैसे समाप्त किया जाए। तो मैं आपको थोड़ी सी अपने एसोसिएशन के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन क्यों बना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हाईकिन फेलोशिप 2018 में चल रहा था तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्कॉलर्स ने मूवमेंट किया, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए सिर्फ और सिर्फ हाईकिन फेलोशिप के लिए। तो उस समय जो ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन बनाया गया, तो मैं आप सभी से अपील करता हूं आप इस ग्रुप में, इस एसोसिएशन में जुड़े, जो कि एक नेशनल फोरम है, इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल साइंटिफिक फोरम है, जो सारे स्कॉलर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और हम इसके माध्यम से अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए मिनिस्ट्री और फंडिंग एजेंसी तक इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा रिसर्च स्कॉलर के माइंड में रहते हैं कि व्हाई वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग आवर रिसर्च टेन्योर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कॉलर्स हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बर्डन होता है। तो अभी उन समस्याओं के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे, पॉइंट वाइज पॉइंट, कि वो समस्याएं आखिर क्या है जिसके कारण स्टूडेंट इतनी समस्याओं का सामना कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा फेलोशिप, जो कि एक फेलोशिप बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है पिछले कई सालों से। 2014 में, उससे पहले भी, फिर रिसेंट में 2018 में जो फेलोशिप को लेकर देश में प्रोटेस्ट हुआ, स्कॉलर्स ने अपनी आवाज़ उठाई, मिनिस्ट्री तक आवाज़ पहुंचाई, मगर मिनिस्ट्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब स्कॉलर सड़कों पर उतरे, अपनी लैब को छोड़कर सड़कों पर आए कि हमें हमारी सेल्फ फेलोशिप रिवाइज होनी चाहिए। मगर गवर्नमेंट ने उसको कब सुना? जब पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर इंस्टीट्यूट के, हर संस्थान के शोध छात्र सड़कों पर आए और इवन जो मिनिस्ट्री, डीएसटी और भी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करने के बावजूद भी ये समस्या नहीं हुई। फिर एमएचआरडी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम आपकी फेलोशिप रिवाइज करेंगे। पर उसमें कितना रिवाइज हुआ? बहुत ही 24% रिवाइज किया। वो एक तरीके से, चाहे वो हम कह सकते हैं कि बस बहुत बड़े अमाउंट में एक छोटा अमाउंट दे दिया, मगर इसका कोई प्रावधान नहीं है, न इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि फेलोशिप हर 4 साल में या पर ईयर कैसे बढ़ाई जाए। तो सरकार को इस बात पर सोचना होगा कि जो हमारे स्कॉलर हैं देश के लिए, जो काम कर रहे हैं, इनोवेटिव रिसर्च कर रहे हैं, उनको फेलोशिप में कैसे बढ़ोतरी की जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि हमेशा स्कॉलर्स की फेलोशिप टाइम पर नहीं आती है। तो ये सरकार से अपील है और जितने भी देश में फंडिंग एजेंसी है उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हम कि जो स्कॉलर्स की फेलोशिप है वो कंटिन्यूअस आती रहनी चाहिए। दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरी फेलोशिप नहीं आ रही। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला है कि उनकी 1 साल से, 6 महीने से, 7 महीने से फेलोशिप नहीं आ रही, वो विदाउट फेलोशिप के काम कर रहे हैं। तो अगर फेलोशिप नहीं आएगी तो स्टूडेंट अपना 100% एफर्ट रिसर्च में नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार एचआरए में भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, चंडीगढ़, बहुत से जहाँ पर इतनी महंगाई है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। तो कुछ स्कॉलर हमारे बाहर रहते हैं। बाहर आप जानते हैं कि रेंट कितना होता है, उस एचआरए से कम डबल रेंट होता है। जो हमें एचआरए मिलता है उसके कहीं डबल जो बाहर का किराया है वो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये होता है। कम से कम आधी फेलोशिप हमारी किराए में चली जाती है। तो स्टूडेंट के पास बचा क्या?
उसके खाने पीने का अलग खर्चा है। तो अगर हम खाने ये सब बातें क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रिसर्च के पार्ट हैं, जिसके कारण स्कॉलर फ्री नहीं रह पाता। एक तो उसकी फेलोशिप टाइम पर नहीं आती है, तो समस्याएं लगातार रिसर्च स्कॉलर के साथ जुड़ी हुई हैं। और भी ऐसे छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर स्टूडेंट स्ट्रगल करता रहता है अपने रिसर्च टेन्योर में। दूसरी समस्या आती है कि इन्वायरमेंट की बात, जहां पर देश में इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, हम लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया कि इतने बड़े बड़े संस्थानों में इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी मेकर बैठे हैं, इतने बड़े डिसीजन मेकर बैठे हैं, पर वो एक हेल्दी और प्रॉस्पेरियस इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं रिसर्चर को, जो होना चाहिए, जबकि ये रिसर्च का बैकबोन है। अगर रिसर्चर को हेल्दी और प्रॉस्पेरियस इन्वायरमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे रिसर्चर एक इनोवेटिव प्रोडक्टिव रिसर्च करेंगे। जैसे कि अभी फिलहाल में बहुत सारे रिपोर्ट्स में और ये सर्वे में आया है कि स्टूडेंट के साथ मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट और इकोनॉमिकल हरासमेंट होता है। इकोनॉमिकल चाहे आप फेलोशिप की बात करें उसको लेकर, मगर मेंटल फिजिकल ये केस बहुत सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट हमेशा स्ट्रेस में रहता है। इवन जो गाइड है जिसके अंडर स्टूडेंट पीएचडी करता है, उनके साथ बिहेवियर अच्छा ना होने के कारण स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाता है। जबकि देश में पूरे इंडिया के जितने भी रिसर्च संस्थान हैं उनमें जो फैकल्टी पीएचडी करवा रहे हैं, जो रिसर्च करवा रहे हैं, उनके और स्टूडेंट और के बीच में एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। उनके मन में कहीं ये अंडर प्रेशर का साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के साथ ये देखा गया है कि वो लोग अंडर प्रेशर में और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन टाइप में प्रेशर के कारण हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि देश में अगर आपको एक इनोवेटिव रिसर्च करनी है तो डेफिनेटली हमें एक हेल्दी और प्रॉस्पेरियस इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम देश में सही ढंग से रिसर्च कर पाएंगे। साथियों, अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि इसी डिप्रेशन या इसी के चलते तहत बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया है, चाहे वो हैदराबाद की कहानी हो, चाहे आईआईटी कानपुर की कहानी हो। अभी इसी के चलते तहत विगत 2-3 महीने पहले 4 जुलाई के करीब हमारे एक स्कॉलर थे आईआईटी गांधीनगर, पीयूष घोष, जिसने सुसाइड किया है। उसके बारे में अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, ना इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन हुई। इवन उनके माता पिता ने शायद अपील भी की है कि इस केस को लेकर शायद इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मगर वहाँ के जो डायरेक्टर और जो एचओडी है उन्होंने कोई इनिशिएशन नहीं लिया। सिर्फ एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों ने एक खबर पढ़ी थी कि उस स्कॉलर ने सुसाइड किया है, मगर उसका क्या रीजन है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। सरकार अभी भी खामोश है। तो कई बार बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर हमारे जो फैकल्टी या जो भी साइंटिस्ट हैं उनको स्कॉलर्स के साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ पेश आना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं ये नहीं, कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया कि वो बहुत छोटी छोटी बातें बोल देते हैं कि आपके कपड़े सही नहीं है, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप एकेडमिकली आप स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करिए, उनके साथ बात रखिए कि ये आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी। डेफिनेटली हमारे स्कॉलर काम करेंगे, मगर अननेसेसरी चीज़ों पर डिबेट करना, फालतू की बहस करना, उनको इलॉजिकल तरीके से उनको नीचा दिखाना, ये सब बातें रिसर्च का पार्ट नहीं है। कुछ लोग हैं जो पीएचडी छोड़कर चले जाते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरे गाइड के साथ बनी नहीं, गाइड ने मुझे टॉर्चर किया, उसकी रिपोर्ट में साइन नहीं किया। जब वो एक आपको नई बात बताता हूं कि जो जेआरएफ होता है वो 2 साल के लिए, जब जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट होता है, अपग्रेडेशन के लिए हम करते हैं, तो रिपोर्ट बना के हमें उस फंड एजेंसी में जमा करनी पड़ती है जहां से हम फंड ले रहे हैं। उस समय क्या होता है कि कुछ गाइड है जो प्रॉब्लम करते हैं, वो साइन नहीं करते हैं। इवन उस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी छोड़कर भी चले जाते हैं। तो साथियों, इस बात को हमें कौन उठाएगा आवाज़, कौन यूनाइट होगा इस रिसर्च इन्वायरमेंट को सही करने के लिए? हमें खुद कदम उठाने पड़ेंगे। और आप सभी से मैं अपील करता हूं कि आप लोग इस इन्वायरमेंट को सही करने के लिए आप आएँ और हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़ें। तीसरी बात आती है इनसिक्योरिटी की बात। हमारे देश में हायर डिग्री लेने के बावजूद भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम कहते हैं कि पीएचडी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है, मगर स्थिति क्या है?
रिसर्चर की स्थिति क्या है? पीएचडी करने के बाद कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। स्कॉलर क्या करते हैं, कभी आरए में, कभी पीडीएफ में, इस प्रकार से अप्लाई करते रहते हैं। बहुत सारे स्कॉलर तो ऐसे हैं जो विदेश चले जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस कारण से उनको सही अमाउंट भी सैलरी नहीं मिलती है, और जहाँ पर वो लैब में काम करता है वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। अगर वास्तव में देश में हमारे वो जो शोध संस्थान है वहाँ पर लैब में प्रॉपर ढंग से रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, डेफिनेटली वही स्कॉलर जो विदेश में आज रिसर्च कर रहे हैं और नेचर और बड़े बड़े जर्नल में पब्लिकेशन छापते हैं, वो इंडिया में भी करके दिखाएंगे। मगर साथियों, वो जरूरत है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, जरूरत उस सुविधाओं की, जरूरत उस फैसिलिटी की जो हमें आज देश में मिलनी चाहिए। मगर क्या है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये बताया गया, ऐसी कुछ सर्वे हैं। दूसरी बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री या अधिकारियों से बात हुई है, उनसे पूछा, हमने क्वेश्चन किया कि आखिर लोग बाहर क्यों जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है। डेफिनेटली मैं इस बात का सपोर्ट करता हूं कि हमारे देश के स्कॉलर्स को बाहर जाना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। इवन हमारे जो फॉर्मर हैं, जो एंसेस्टर रहे हैं, वो लोग भी विदेश में, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी विदेश में गए हैं, उन्होंने सीखा है और आकर उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है। मगर फॉरेन में जाके उन्होंने सीखा, फिर अपने देश में आके बिल्डअप किया। मगर आज सरकार को, आज इस देश को जरूरत है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे रिसर्च के लिए, और डेफिनेटली मुझे भरोसा है कि हमारे स्कॉलर्स इस देश के लिए इनोवेटिव प्रोडक्टिव रिसर्च करके देंगे। मगर उनको क्या चाहिए? उनको कुछ बहुत बड़ी डिमांड नहीं है स्कॉलर की, उनको हेल्दी और प्रॉस्पेरियस एनवायरनमेंट चाहिए, उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, इक्विपमेंट सपोर्ट चाहिए, उन्हें केमिकल की जरूरत है, वो लैब में मिलना चाहिए। अगर ये सारी चीजें उनको सुविधाएं मिलेगी तो डेफिनेटली स्कॉलर्स के अंदर इतना टैलेंटेड है कि वो अच्छे अच्छे रिसर्च करेंगे, प्रोडक्टिव रिसर्च करेंगे। फंड एक बहुत बड़ा इशू रहता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, मगर इंस्टीट्यूट ने पीएचडी तो ले लिया है स्टूडेंट को, मगर उनको ना कोई फंड, ना कोई फैसिलिटी है, बस किसी प्रकार से काम चला रहे हैं और पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो डिग्री हासिल करना एक अलग है, मगर एक अच्छी रिसर्च करना एक बड़ी बात है। तो उसके लिए चाहिए बैक सपोर्ट सरकार की तरफ से, संस्थान की तरफ से, और हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से। तो साथियों, ये आपको तय करना है कि आपको रिसर्च में कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बताते हैं कि पब्लिकेशन को लेकर जब भी बात आती है कि ऑथरशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि गाइड सोचता है मैं फर्स्ट ऑथर बन जाऊं, कोई कहता है मैं बन जाऊं। जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा, अपना योगदान कर रहा, लैब में जो भी कलीग हैं वो सब मिलके काम कर रहे हैं, तो उन सबका नाम होना चाहिए। लेकिन जो जिसका आइडिया है, जिसकी थीसिस का है, जो कर रहा है स्टूडेंट, उसको फर्स्ट ऑथर मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी आगे कैरियर के लिए उसको फायदा करेगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा, और वो जॉब के लिए जब अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी मिलेगी। एक आती है ट्रांसपेरेंसी की बात की, जो भी स्कॉलर्स है, मैं स्कॉलर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने डेटा में ट्रांसपेरेंसी रखें, जिससे हम अच्छी रिसर्च में योगदान कर सकेंगे। बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लैब फैसिलिटी, फ्रूटफुल टेक्निक ट्रेनिंग और कोर्स वर्क। इवन स्टैटिकल एनालिसिस का जो पोर्शन आता है उसमें स्टैटिक्स बहुत अच्छे से स्टूडेंट को सिखानी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके लिए वर्कशॉप होनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूट में स्टैटिक्स के पोर्शन को थोड़ा मेजर तरीके से ध्यान देना चाहिए, और स्टूडेंट को जो भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो SPSS हो, मैटलैब हो और ग्राफ प्रिज्म, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी अच्छे ढंग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट अपने डेटा को एनालिसिस कर सके और अच्छे से वो बता सके कि डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसी प्रकार एक और प्रॉब्लम्स है रिकमेंडेशन की। जब हम पीएचडी कर लेते हैं तो कुछ स्कॉलर बाहर जाते हैं या इंडिया में किसी दूसरे संस्थान में ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत स्कॉलर बताते हैं कि मुझे प्रॉब्लम आती है, मेरा गाइड रिकमेंडेशन में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ के लिए, रिकमेंडेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे फैकल्टी उनको स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए उन्हें रिकमेंडेशन देने में कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए। इवन आज देश में इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बन चुकी हैं
मगर आज रिसर्च में एक असमानता का भाव दिख रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं ना कहीं उनके कोर्स वर्क में असमानता है। कुछ लोग कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पे कोर्स वर्क का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्स वर्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट हो गया है पीएचडी का। कुछ यूनिवर्सिटी या सीएसआर आईसीएमआर लैब में जो कोर्स वर्क होता है, जब हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर और इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक रैंक स्कोर बनता है। उस स्कोर में उस कोर्स वर्क का जो सर्टिफिकेट होता है उसका मार्क्स मिलते हैं। मगर कुछ ऑटोनोमस बॉडी जहां पर ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि कोर्स वर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन संस्थानों से और गवर्नमेंट से कि जिन संस्थानों में यूजीसी के अकॉर्डिंग वो कोर्स वर्क नहीं होता, वहाँ अप्लाई होना चाहिए, प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। तो साथियों, ये थे कुछ पॉइंट जिनको लेकर मैंने आज आपके साथ डिस्कशन किया। ऐसे और भी बहुत पॉइंट हैं जिनको लेकर शायद मैंने बात नहीं की होगी, मगर ये मैंने मोटे मोटे तौर पर बहुत सारे पॉइंट रखे हैं आपके सामने, और आगे भी इसी प्रकार से मैं अपने पॉइंट को जो भी सर्वे में आएगा उसको मैं रखता रहूँगा। मैं फिर से आपको एक अपील करता हूँ कि इस देश में रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें तैयार करना है, उसकी पॉलिसी चेंज करनी है, तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वी नीड टू बी यूनाइटेड। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ कम ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म एज ए इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल साइंटिफिक फोरम ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन। इसी प्रकार से चलते तहत बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी और आगे भी हम इसको समाधान करें। बात यह है कि समस्या का समाधान हम बता रहे हैं कि समस्या तो बहुत है, मगर समाधान क्या है? समाधान भी है, मगर सरकार के साथ उस फंडिंग एजेंसी के जो सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, उनके साथ एक स्टूडेंट का वार्तालाप हो कि वास्तव में स्कॉलर क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। एक ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए जो हर इंस्टीट्यूट में जाकर स्कॉलर्स के साथ संवाद करे, वाद विवाद करे कि वास्तव में समस्याएं क्या हैं। डेफिनेटली हम उन समस्याओं को बताएंगे और वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो। तो मेरी नज़र में एक सबसे बड़ा जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ हमेशा कि वी नीड अ हेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च इन इंडिया। डेफिनेटली हमारे स्कॉलर इनोवेटिव प्रोडक्टिव रिसर्च करेंगे। दोस्तों, ये थी वो बातें जिनको लेकर हर किसी स्कॉलर्स के दिल में दर्द है, वो समस्याओं का सामना कर रहा है। तो साथियों, मैं अभी इन बातों को रखा है और आगे भी रखता रहूँगा। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनें, और इवन अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आती हैं तो डेफिनेटली मेरे उत्साह वर्धन के लिए आप लोग मुझे लाइक करें, और जो हमारा चैनल है ऑल इंडिया स्कॉलर एसोसिएशन, इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात करते हैं बहुत ही जल्द।